नमस्कार। पिछली वार्ता में हमने गुजरात जुडिशल सर्विस के सिलेबस के बारे में आपको बताया था, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया है उसकी स्टडी से जाहिर होता है कि गुजरात जुडिशल सर्विस का पैटर्न और सिलेबस फंडामेंटली चेंज कर दिया गया है। इसलिए नए पैटर्न और सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। नए पैटर्न के अनुसार सबसे पहले प्री एग्ज़ाम के साथ साथ गुजरात लोकल लैंग्वेज का भी एक पेपर होगा। गुजरात लोकल लैंग्वेज का पेपर केवल क्वालिफाई पेपर होगा। ये 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 40% यानी कि 20 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। जो बच्चा 20 मार्क्स लेकर आएगा वह बच्चा ही मेन एग्ज़ाम्स के लिए एंटाइटल होगा। जिस बच्चे के 20 मार्क्स नहीं होंगे वो मेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगा। इसी के साथ प्री का एक पेपर होगा जिसमें लॉ के वो सभी सब्जेक्ट होंगे जो मेंस में रखे गए हैं, जिनकी संख्या टोटल 28 है। ये ए और बी पार्ट में होंगे। ए पार्ट में क्रिमिनल लॉ, बी पार्ट में सिविल लॉ, और एक सी पार्ट होगा जिसमें कंप्यूटर नॉलेज, जीके, लीगल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। आपको जुडिशल सर्विस गुजरात को क्लियर करने के लिए सबसे पहले गुजराती लैंग्वेज पर ध्यान देना है। जो बच्चे गुजरात जुडिशल सर्विस के लिए अपीयर होना चाहते हैं वो यह सुनिश्चित कर लें कि गुजराती लैंग्वेज को क्वालिफाई कर पाएंगे। गुजराती लैंग्वेज को क्लियर करना पहला स्टेप होगा। इसलिए गुजराती लैंग्वेज की स्टडी शुरू करें और मैक्सिमम टाइम, टोटल कंपटीशन पीरियड का मैक्सिमम टाइम आप गुजराती लैंग्वेज को दें। और उसके बाद जो नए एक्ट सिलेबस में आए हैं उनकी केवल बेयर एक्ट की स्टडी करें। कमेंट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल बेयर एक्ट की स्टडी करें। बेयर एक्ट की स्टडी करने से ही प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए केवल 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स जिन बच्चे के आएंगे वो सभी बच्चे गुजरात जुडिशल सर्विस को क्वालिफाई कर जाएंगे फर्स्ट स्टेज को। 50% से ज़्यादा जिनके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50% लाने वाले बच्चे भी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। गुजरात में 50% से ज़्यादा मार्क्स बहुत कम बच्चों के आ पाते हैं। वहाँ कभी भी 110 के रेशो से प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते बच्चे, बल्कि डबल या ट्रिपल, और कभी कभी तो देखा गया है कि जितनी वैकेंसी हैं उनके केवल कुछ परसेंटेज ज़्यादा तक बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसलिए 50% मार्क्स वाले बच्चे प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद मेंस के जो पेपर्स हैं वो 2 पेपर हैं, 100 मार्क्स के हैं। हर पेपर में आपको 45% लाना है जनरल बच्चे को, और एग्रीगेट 50% लाना है। यानी कि दोनों पेपर्स में कुल मिलाकर आपके 100 मार्क्स होने चाहिए, और हर पेपर में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी पेपर में 44 रह गए, 45 नहीं आ पाए, और दूसरे पेपर में चाहे आपके 70% मार्क्स भी हैं, तब भी आप आउट हो जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि दोनों पेपर आपके इक्वल फुटेज पर हों। क्रिमिनल पेपर भी और सिविल पेपर भी, दोनों में आपके मानकर चलें आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। ऊपर जितने भी आ जाएं, लेकिन 50% मार्क्स से नीचे का विचार कभी भी मन में न रखिएगा कि उससे कम आएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। 50% से ऊंचा
विचार ही आपके मन में रखना है, उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है कि आपके मार्क्स 50% से ऊपर हो जाएं। अब हम आपको प्री और मेंस का सिलेबस बताते हैं। मेंस के जो 2 पेपर हैं वो सब पेपर प्री में आएंगे। मेंस का पहला पेपर है क्रिमिनल लॉ, जिसमें 3 एक्ट तो मेन हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 3 एक्ट से आएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। आप मानकर चलिए कि 10-10 क्वेश्चन इन्हीं 3 एक्ट से आपको 100 में से मिलेंगे। इसके बाद जेजे एक्ट। जेजे एक्ट के जो मेन प्रोविज़न हैं उनको आपको स्टडी करना है। जेजे एक्ट के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं। ये दोनों एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, इनका परसेंटेज भी अच्छा रहना चाहिए मार्क्स का। इसके बाद पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस को हैविली पनिशेबल बताता है। ये एक्ट 2 बार अमेंड हो चुका है, सीवियर पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। अब इस एक्ट के जो अमेंडमेंट हुए हैं और जो पनिशमेंट्स हैं उनकी स्टडी आप करेंगे। इसके बाद आता है एनआई एक्ट। अब से पहले एनआई एक्ट का केवल लास्ट चैप्टर यानी कि चेक बाउंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एनआई एक्ट कम्प्लीटली पेपर में रखा गया है, इसलिए पूरे एनआई एक्ट की आपको तैयारी करनी होगी। नया एक्ट रखा गया है एक आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर या अदरवाइज फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए आईटी एक्ट को एग्ज़ाम का पार्ट बनाया गया है। इससे संबंधित प्रॉब्लम्स मजिस्ट्रेट के सामने अब आ रही हैं, केसेस आ रहे हैं आईटी एक्ट के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी 1-2 अमेंडमेंट हुए हैं। एक सेक्शन इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। श्रेया वाले केस में उस केस को तैयार करना है। एनआई एक्ट के बाद छोटे छोटे से 2-3 एक्ट और हैं। एक गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, यानी कि एक्साइज वहाँ कंज्यूम करना, भंडारित करना या सप्लाई करना सब बैन है, उनसे संबंधित ऑफेंस। वहाँ भी इस एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसलिए अमेंडमेंट्स को भी ध्यान रखना है। गुजरात गैम्बलिंग एक्ट का प्रोहिबिशन है। गैम्बलिंग एक्ट में बहुत ही कम सेक्शंस हैं, 3-4 पनिशमेंट सेक्शंस हैं, उन्हीं को याद रखना है। एक क्वेश्चन हार्डली इसमें से पूछा जा सकता है। एक पेपर है वहाँ पर प्री कंसेप्शन प्री नटाल प्रोहिबिशन टेस्ट प्रोहिबिशन एक्ट, यानी प्रेग्नेंट लेडी का आप एडवांस में टेस्ट नहीं करा सकते। अगर कराते हैं तो उसके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन हैं, पनिशमेंट्स क्या क्या हैं, इस एक्ट्स में से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बहुत छोटा सा एक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। इसमें बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है। एक क्वेश्चन इसमें से पूरे एग्जाम में आ सकता है। एक छोटा सा एक्ट है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन, यानी वोमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंडिसेंट नहीं होना चाहिए, अगर होते हैं तो उसके क्या क्या ऑफेंसेस हैं और क्या क्या पनिशमेंट हैं। और वोमेन से ही संबंधित एक ऑफेंस और बनता है, वो है इमोरल ट्रैफिक एक्ट। इमोरल ट्रैफिक एक्ट में बहुत सारे पनिशमेंट हैं,
बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, तो आपको क्या करना है कि जो ऑफेंसेस हैं और उनके पनिशमेंट हैं वो तैयार करने हैं। कुछ डेफिनेशन क्लाउज भी तैयार करनी है कि किस जगह को किस नाम से पुकारा जाता है और उनके ऑफेंसेस और पनिशमेंट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है जब फर्स्ट ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ते हैं। इसमें भी 3, 4, 5, 6 सेक्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं। यानी कि जब जब फर्स्ट ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है या पेनल्टी लगाई जाती है। ये जो छोटे एक्ट हैं ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। इनको आप सब केवल बीआर एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको डिवाइड करते हुए ABCD में बांटते हुए इसकी तैयारी करें तो आपका ये एग्ज़ाम सुगमता से क्लियर हो जाएगा। दूसरा पेपर है सिविल लॉ का। सिविल लॉ में जो नया चैप्टर रखा गया उनमें सबसे पहला है आर्बिट्रेशन एक्ट। जिन बच्चों ने दिल्ली और हरियाणा की तैयारी की है उन्होंने आर्बिट्रेशन एक्ट को पढ़ा होगा। आर्बिट्रेशन एक्ट को बीआर एक्ट की स्टडी के साथ ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन के अलावा नया जो सिलेबस में चैप्टर आया है वो TP एक्ट का है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो बच्चे यूपी और उत्तराखंड की तैयारी करते हैं या जिन्होंने तैयारी की है उन्होंने TP एक्ट को पढ़ा होगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही लवेबल सब्जेक्ट है। इसी एक्ट की स्टडी के बाद हमें जानकारी मिलती है कि प्रॉपर्टी कितने तरीके से ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसफ़र करने के क्या तरीके हैं। प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांसफ़र हो सकती है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इन सारे टॉपिक्स को आप स्टडी करेंगे तो इसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इजीली आप उनको आंसर दे सकते हैं। इनके बाद नए एक्ट आए हैं पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट हरियाणा और दिल्ली के एग्ज़ाम में भी आते हैं। जिन बच्चों ने हरियाणा और दिल्ली की तैयारी की है उन्होंने पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। एक नया सब्जेक्ट इसमें रखा गया है कमर्शियल कोर्ट एक्ट। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में बना था। इसके तहत कमर्शियल कोर्ट्स की स्थापना हुई है जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को डील करने वाले मुकदमों को देखती है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत जो भी आर्बिट्रेशन अपना अवार्ड देते हैं उनको चैलेंज किया जाता है सेक्शन 34 में। उनका एग्जीक्यूशन भी कमर्शियल कोर्ट करती है। ये भी छोटा ही एक्ट है लेकिन नया एक्ट है बिल्कुल और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट में डिटेल में हम आपको कभी इस पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट एक्ट के लिए कैसे स्टडी करनी चाहिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट की। इसके बाद लीगल मैगजीम्स नया सिलेबस में रखा गया है। लीगल मैगजीम्स में जैसे कि लिस्पेंडेंसी, रेस गेस्टे, रेस जुडिकेटा, ओस्टेनेबल ओनर्स, इस तरह की जो मैगजीम्स हैं जनरली टोर्ट में प्रयोग होती हैं, जो TP एक्ट में प्रयोग होती है, IPC में प्रयोग होती है। उनमें से कोई एक या दो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कलेक्ट की तैयारी करते समय भी लीगल मैगजीम्स आपने पढ़ी होंगी। उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसमें से लीगल मैगजीम्स में से आएंगे। जो मेन इसके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, SRA
और लिमिटेशन, ये चारों सब्जेक्ट सिलेबस में पहले से मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सीपीसी ये दो मेन सब्जेक्ट हैं, और इन दो मेन के बाद हाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड करिए इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन भी मेन सब्जेक्ट रहेगा। पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का केवल वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी चैप्टर नंबर 3 और 4 पूछते थे, लेकिन इस बार कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्सेदारी इस एग्ज़ाम में अच्छी रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल हैं, उनके जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितनी भी लिस्ट हैं, लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की तैयारी आप करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, उनके टॉपिक्स, उनकी संख्या की तैयारियों के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गुजरात में एक छोटा सा पेपर और आता है, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट। गुजरात कोर्ट फीस एक्ट में किस सब्जेक्ट के लिए, किस रिलीफ के लिए कितनी कोर्ट फीस होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था है। ये छोटा सा एक्ट है, 5-6 घंटे की स्टडी में इसकी तैयारी हो सकती है और 2-3 घंटे इसके रिवीजन में लगेंगे। केवल बीआर एक्ट पढ़ें, केस लॉ पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। गुजरात जुडिशल सर्विस के लिए नया सिलेबस जो आया, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स आए हैं फैमिली लॉ से संबंधित, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ और सक्सेशन। ये टॉपिक्स हर एग्ज़ाम में आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी। पहले से गुजरात जुडिशल सर्विस के लिए फैमिली लॉ का प्रोविज़न नहीं था, इस बार रखा गया है, इसलिए जो बच्चे इन स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फैमिली लॉ का एग्ज़ाम क्लियर करना आसान रहेगा। गुजरात मेंस में एक क्वेश्चन केवल ट्रू एंड फॉल्स का आता है और ये स्कोरिंग क्वेश्चन है। ये स्कोरिंग क्वेश्चन इसलिए है कि अगर नंबर 1 का कोई क्वेश्चन पूछा तो 1 ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर का पूछा तो 2 नंबर मिलेंगे। सपोज़ 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के हैं, तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर आपने ट्रू को ट्रू बताया है, फॉल्स को फॉल्स बताया है। और अगर आप बीआर एक्ट के तहत स्टडी करेंगे, बीआर एक्ट का डिवीज़न करते हुए स्टडी करेंगे, तो आप इनका आंसर इजीली दे सकते हैं। जैसे कि सीआरपीसी में पूछे उन्होंने कि सेक्शन 326 नॉन कंपाउंडेबल है, राइट, कॉग्निजेबल है, राइट, पनिशेबल अप टू लाइफ है, राइट, और ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, बल्कि ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट इस कोर्ट को ट्रायल करते हैं, सेशन जज इसका ट्रायल नहीं करते, इसलिए यहाँ रॉन्ग हो गया इसका आंसर। तो आप लिखेंगे फॉल्स। और अगर इस क्वेश्चन में सभी चीज़ें सही हैं, यानी कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, पनिशेबल अप टू डेथ है और पनिशेबल अप टू लाइफ है, सॉरी डेथ नहीं, पनिशेबल अप टू लाइफ है, डेथ नहीं पढ़िएगा इसको, पनिशेबल अप टू लाइफ है और ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, तब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से सीपीसी में पूछते हैं कि केवल कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल दोनों अटैचेबल होती हैं, जैसे कि जीएससीसी कोर्ट मूवेबल और रिमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती हैं। ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि जीएससीसी कोर्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर नहीं है। जीएससीसी कोर्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। इसी तरह के 10 क्वेश्चन और जो छोटे एक्ट हैं उनमें से तो पूरा क्वेश्चन पूछने के बजाय वो ऐसा ही कोई प्रोविज़न पूछेंगे। एक क्वेश्चन उनका लीगल सब्जेक्ट पर रहेगा, जो लेटेस्ट रूलिंग्स होंगी उनके बारे में पूछेंगे कि इस जजमेंट में, इस केस में क्या होल्ड किया गया।
उस होल्ड में वो जो किया गया है उसको रियल में पूछ सकते हैं कि ऐसा होल्ड किया गया है, तो आप इसको लिखेंगे कि ये ट्रू है, या उसको वो फाल्सली कह सकते हैं, आप उसको फिर लिखेंगे कि ये फाल्स है। जैसे कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सेक्शन 138 के लिए आया, एनआई एक्ट के लिए, इन री स्पीडी डिस्पोजल मैटर में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआई एक्ट के तहत सेक्शन 258 सीआरपीसी के प्रोविज़न लागू नहीं होते। तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआई एक्ट के लिए, यानी कि चेक बाउंस का अगर केस है, तब सेक्शन 258 सीआरपीसी के प्रोविज़न लागू नहीं होते। तो आंसर इज राइट। 258 में केस को क्लोज करने की पावर है मजिस्ट्रेट को, एनआई एक्ट में ऐसी पावर नहीं है। एनआई एक्ट का केस है तो वो क्लोज नहीं कर सकते, उनको क्विक डिस्पोजल करना है, लेकिन केस को क्लोज नहीं कर सकते। और अगर वो पूछें कि एनआई एक्ट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 258 के प्रोविज़न लागू होते हैं, तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रोविज़न लागू नहीं होते। ट्रू और फॉल्स की सही आंसर आप तभी दे पाएंगे जब बीआर एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी सेक्शन के, उनको आप ABCD में डिवाइड कर लेंगे, और ABCD में डिवाइड करने के बाद आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही हैवी स्कोरिंग है। 50% मार्क्स लाने के लिए इस क्वेश्चन को क्लियर करना मैक्सिमम नंबर के साथ बहुत ज़रूरी होगा। थैंक यू।